स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मिट्टी सुनने में एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर ये वही मिट्टी है, ये वही सॉइल है जिसने ना जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म दिया होगा, ना जाने कितने जीव जंतुओं का भरण पोषण किया होगा, ना जाने कितनी श्वासों को जीवन दिया होगा। और आज उसी मिट्टी को हम एक ही जनरेशन में पूरी तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं। जिस मिट्टी को, जिस सॉइल को बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं, उस मिट्टी को हमने पल भर में बर्बाद कर दिया है। अगर हम हमारे सनातन कंसेप्ट की बात करें तो पंच महाभूत आपने भी सुना होगा, द 5 ग्रेट एलिमेंट थ्योरी, जहाँ पर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हर एक, चाहे लिविंग मटेरियल हो चाहे नॉन लिविंग मटेरियल हो, सब इन 5 महाभूत से बन करके मिल करके बने हैं। और आज उन्हीं में से एक महाभूत जो कि हमारा मिट्टी है, जो हमारी धरती माँ है, उसको हमने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। और धीरे धीरे ये जो सॉइल डिग्रेडेशन है ये बढ़ता ही जा रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कारण है, हमारी जो मिट्टी है, सालों की जो मेहनत है, जो लाखों करोड़ों सालों में मिलकर के हमें बनी है, जिसकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा थी, वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है। सो रिसेंटली एक कृषि जागरण के अंदर एक आपका आर्टिकल रिप्रेजेंट हुआ है, एक आर्टिकल देखा गया है जिसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी है कि ग्लोबली सॉइल क्राइसिस क्या है आपके, और इंडिया में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, और किस तरीके से ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर अगर ग्लोबल सॉइल क्राइसिस की बात की जाए तो हमारी जो 33% वर्ल्ड की सॉइल है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, और अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन हेक्टेयर जो प्रोडक्टिव लैंड है वो हर साल डिग्रेड हो रही है। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 90% 2050 तक 95% अर्थलैंड पूरे तरीके से डिग्रेड हो जाएगी, हमारे पास कोई प्रोडक्टिव लैंड नहीं बचेगी। और हो सकता है इसके कारण फूड इनसिक्योरिटी, भुखमरी, ड्रॉट और भी ना जाने कितनी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है, और लगता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन सस्टेन ना कर पाए। ये जो डिग्रेडेशन है, 1.7 मिलियन पीपल, 1.7 बिलियन पीपल ऑलरेडी इसकी वजह से इफेक्टेड हो चुके हैं, और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेड लैंड। ये तो ग्लोबल सिनेरियो है। अब अगर हम बात करें इंडियन सिनेरियो की, तो हमारे यहाँ 146.8 मिलियन हेक्टेयर, मतलब हमारी जो टोटल एरिया है उसका 30% लैंड एरिया पूरी तरीके से डिग्रेड हो चुका है। और सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी कंसंट्रेशन पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है, और हमारी जो सॉइल है वो सफ़र कर रही है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी एंड ऑर्गेनिक कार्बन डेफिशिएंसी। और ये 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो मेरी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एग्रीकल्चर विदाउट दीज 3 न्यूट्रिएंट्स इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये प्लांट के लिए मेन सोर्स है, प्लांट का मेन खाना है ये। अब इन्हीं सब की वजह से अब सॉइल मेरी नाइट्रोजन डेफिसिट हो गई है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है वहाँ पे, फॉस्फोरस डेफिसिट हो गई है। तो मुझे एग्रीकल्चर तो चाहिए, मुझे मेरे खाने को तो प्रोड्यूस करना है, मुझे जो मेरी ग्रोइंग पॉपुलेशन उसको तो फीड करना है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू कर दिया। और इस फर्टिलाइज़र के हाईली इम्बैलेंस्ड वे की वजह से हमने बहुत एक्सेस में नाइट्रोजन डालना शुरू कर दिया, फॉस्फोरस, पोटेशियम और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें हमने डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की क्वालिटी, हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा घट गई है। हमने चाहे कितनी भी बढ़िया सीड बना ली, कितने भी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हम ले आए, कितनी भी बढ़िया इरीगेशन फैसिलिटीज़ हम ले आए, बट हमारी सॉइल की हेल्थ कॉन्टीन्यूसली डिट्रॉइट होती जा रही है। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद द कॉजेज कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2027 के लिए 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर आपने अभी तक भी अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू नहीं की है और आप अभी भी बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आई प्रॉमिस यू दैट कि स्टडी IQ का एक कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा।
19 जुलाई से हमारा बैच शुरू होने वाला है। आप हमारे कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे माई लाइव, अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो ये कोर्स आपको 17,999 में मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस इसके 40,000 है। मैं कुछ फीचर्स इसके बता देती हूँ आपके। यहाँ पे आपको 400 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेशंस होंगे, मेंटोरशिप सेशन होंगे, हर एक चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, साथ के साथ रिवीजन शीट्स आपको मिलेंगी, इसके साथ साथ क्लास नोट्स मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रहे कि हर फ्राइडे को सरप्राइज टेस्ट होगा, आंसर राइटिंग टेस्ट होगा, और ये लाइव टेस्ट रहता है आपका। और उसके साथ मंथली एक टेस्ट आपका, मतलब हफ्ते में 4-5 टेस्ट आपके होंगे, एक 15 दिन पे जो कि कंप्लीट सिलेबस का होगा, और एक वीकली टेस्ट होगा हर फ्राइडे को। सो इससे आपकी आंसर राइटिंग बिल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। कैसे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और ये लाइव रहता है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखने की हेल्प मिल जाती है। इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और इस टॉपिक की भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, या कुछ भी पीडीएफ में चाहिए, आप ये ज़रूर ज्वाइन करें @monica_yadav_agriculture। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सॉइल के मेजर कॉजेज क्या है डिग्रेडेशन की। देखो, हमारे ग्रीडी नेचर ने ना, एक तो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज, ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज जो है ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा डिक्लाइन करते जा रहे हैं उसके, क्योंकि देखो केमिकल्स हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेसिक फर्टिलाइजर यूज़ किया तो सॉइल आपकी एल्कलाइन हो जाएगी। मोनोक्रॉपिंग, बार बार एक ही क्रॉप आप यूज़ किए जा रहे हैं, और उसके बाद कोई भी क्रॉप का रेसिड्यू आप सॉइल में नहीं ऐड कर रहे हैं। तो क्रॉप क्या करती है, आपकी सॉइल से न्यूट्रिएंट खींचती है, और जबकि आपने कुछ भी एडिशन नहीं किया है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो वापस से रिप्लेस नहीं हो पाता है। और एक क्रॉप जब सेम ही न्यूट्रिएंट को बार बार अपटेक करती है तो धीरे धीरे उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है। इंटेंसिव टिलेज, हमारी सॉइल के अंदर इतना ज़्यादा टिलेज करते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन और जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और फॉरेस्ट कटिंग की वजह से विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। सॉलिनाइजेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर इरिगेशन, हम आज हमारी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रीज से जो पानी आ रहा है उससे हम अपनी खेतों को इरिगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल सैलाइन हो गई है। हम एक्सेसिव इरिगेशन और इम्प्रॉपर इरिगेशन यूज़ करके हमारी सॉइल की सॉलिनिटी बढ़ा रहे हैं, और अगर सॉलिनिटी बढ़ गई, सॉइल में एल्कलिनिटी आ गई, तो सॉइल की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, सॉइल का स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है। डिफॉरेस्ट्रेशन, और ये जो डिफॉरेस्ट्रेशन है ना सिर्फ आपका एग्रीकल्चर के लिए, खेत को एक्सपैंड करने के लिए भी नहीं, हम इंडस्ट्रीज, रेलवे ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए हम फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। हम फॉरेस्ट कटेंगे, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ये सब बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। हैवी मशीनरी, हम इतना ज़्यादा मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई है, रूट ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है, और मेरा जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, नियर बाय एरियाज़ के अंदर एसिड रेन कोज होती है, हैवी मेटल टॉक्सिकेशन होता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी फर्दर ख़राब हो रही है। क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग टेम्परेचर, ऑल दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग टेम्परेचर। सो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर के सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल की फर्टिलिटी, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, तीनों ही एक्टिविटी को पूरे तरीके से खराब कर रहे हैं। और एक हेल्दी सॉइल के लिए मेरी ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, सॉइल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, दे शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर मेरी ये तीनों प्रॉपर्टीज ठीक है तो मेरी सॉइल हेल्दी है, बट हमने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, बहुत ज़्यादा घट जाएगी, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे। आप और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे तो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, आउटपुट कॉस्ट अगर बढ़ा भी है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। फूड इनसिक्योरिटी, फार्मर की इनकम डिक्लाइन हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे, आउटपुट बेशक बढ़ जाए पर प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है, जिसकी वजह से फार्मर की इनकम बहुत बहुत कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है
ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि हम एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर इरिगेशन के लिए। आई एम सॉरी। फ्लड और ड्रॉट डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से आपका विंड इरोजन और वाटर इरोजन इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू कार्बन रिलीज, कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जितनी भी मेरी हेल्दी सॉइल थी जो वो कार्बन स्टोर कर सकती थी अब नहीं हो रहा है। और कार्बन स्टोरेज इन द सॉइल इज़ वेरी वेरी एसेंशियल क्योंकि सॉइल के लिए, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बट हमारा कार्बन स्टोरेज भी ख़त्म होता जा रहा है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, नेशनली इंटरनेशनली। तो सबसे पहला तो इंडिया में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जहाँ पर 12 पैरामीटर्स के ऊपर सॉइल की टेस्टिंग होती है और फार्मर को रिकमेंड किया जाता है ऑन दैट बेसिस कि आप अपनी सॉइल में ये अप्लाई कीजिए तो आपकी फर्टिलिटी ठीक रहेगी, एक्सेस में कुछ यूज़ नहीं करना है। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। देन दे वी आर हैविंग अनदर स्कीम एज वेल, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर जोर दे रहे हैं कि हर एक चीज़ को मुझे बैलेंस वे में यूज़ करना है, जो जितना ज़रूरी है उतना ही करना है। इसके साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स भी है, जैसे आपका UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगर इन सब का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हमें बहुत सारा सुधार मिल सकता है हमारी सॉइल फर्टिलिटी में। बट द मेन थिंग इज़ हेयर अवेयरनेस। हमारे फार्मर्स तक हम वो अवेयरनेस पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर, लैक ऑफ नॉलेज अमंग द फार्मर, क्योंकि फार्मर को तो लास्ट में उसके लिए एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वो फसल नहीं उगाएगा, अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं डालेगा तो उसका प्रोडक्शन घट जाएगा, पैसे कम मिलेंगे, जिसकी वजह से उसको ही नुकसान होना है। उसे नहीं पता है व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, व्हाट मेथड्स ही कैन अडॉप्ट टू इंक्रीज हिज इनकम। तो हमें उस अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से बात नहीं बनेगी, और इन सभी पॉलिसीज़ के साथ साथ हम कुछ और सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम पल्स क्रॉपिंग को विद इन वन सीज़न, एक सीज़न के अंदर एक बार ज़रूर इंक्लूड करें तो क्रॉप जो आपकी पल्सेस है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एनहेंस करती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एज़ोटोबैक्टर हो गया, आपका राइजोबियम हो गया, इनकी पॉपुलेशन को एनहेंस करती है सॉइल में, जिसकी वजह से नेचुरली आपकी सॉइल जो है वो नाइट्रोजन के अंदर अच्छी हो जाती है और गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर इंक्रीज करते हैं। कवरिंग क्रॉप को अगर हम मल्चिंग करके रखें तो इवेपोरेशन के थ्रू जो लॉसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर का ऐड करना, ज़ीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज करके हम हमारी सॉइल की कॉम्पैक्टनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन स्टोरेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेज, जहाँ पर हम सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये कहता है कि आप सब कुछ यूज़ करो बट इन ए बैलेंस वे। आप केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज़ करो, आप बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर भी यूज़ करो, और आप मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सब भी यूज़ करें। बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए, कार्बन जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है उसको रिस्टोर कीजिए, और ये कहता है कि आप गवर्नमेंट जो है वो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाए और उनको फार्मर्स तक पहुंचाए एक्चुअली। ठीक है, ये सब अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, रेजिलियंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। हम लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हमारी फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए भी ये सॉल्यूशंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।